राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी जेई CB2 परीक्षा के एग्जाम एनालिसिस। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 22 अप्रैल है और आरआरबी जेई की जो CB2 परीक्षा है, जो उसकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, तो हम एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो है आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं 22 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में। तो जिसको भी वीडियो पसंद आए वो वीडियो को लाइक कर देना और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो है आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। यानी आयोजन को लेकर है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका जो 2024 का जो आयोजन था वो हमारा तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। और इसके संस्करण की बात करें तो ये छठा संस्करण था, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण का आयोजन जो है वो तमिलनाडु में किया गया था और तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ था, चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर में, ठीक है। ये प्रतियोगिता जो है, इसमें हमारे 26 खेल हुए थे और 5,600 से भी अधिक एथलीट्स ने भाग लिया था। तो 26 खेलों में हुई थी ये प्रतियोगिता और तमिलनाडु में इसका संस्करण हुआ था, छठा संस्करण 2024 के यूथ गेम्स का, ठीक है। 5,600 से भी ज़्यादा एथलीटों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन। यानी खो खो विश्व कप 2025 के आयोजन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जो खो खो विश्व कप 2025 का है, इसका जो आयोजन है वो भारत के नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। यह आयोजन 13 से लेके 19 जनवरी 2025 तक चला था, ठीक है। तो नई दिल्ली में हुआ, इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ और 13 से लेके 19 जनवरी तक चला है। और अगर इससे थोड़ा सा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो खो खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण था, 2025 का पहला संस्करण था और इस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला दोनों वर्ग की टीमों ने भाग लिया था, यानी मेल और फीमेल दोनों थे। और भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के चैंपियनशिप का खिताब जीता, यानी मेल भी हमारे यहाँ से चैंपियन रहे और फीमेल भी हमारे यहाँ से चैंपियन रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रवीणा किस परंपरा से है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो था रुद्रवीणा से, कि पूछा गया रुद्रवीणा किस परंपरा से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, रुद्रवीणा उत्तर भारत की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा से जुड़ी है, खासकर ध्रुपद शैली से है। इसे अक्सर भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। इसे बीन के नाम से भी जाना जाता है, यानी ध्रुपद शैली से है। रुद्रवीणा कहाँ से, किससे जुड़ी हुई है? ध्रुपद शैली से जुड़ी हुई है और शिव भगवान से भी इसे जोड़ा जाता है और इसे बीन नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा रुद्रवीणा से था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड था। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था 91वें संविधान संशोधन के तहत कितने प्रतिशत मंत्री परिषद की नियुक्ति की जा सकती है। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है 91वें संविधान संशोधन के तहत हम कितने प्रतिशत तक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकते हैं। तो देखिए, 91वें संविधान संशोधन के तहत किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी इन शॉर्ट में मैं बात करूं तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, ठीक है। उसी के साथ चलते हैं, आप देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया था, यानी 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये सीमित हो गया था, ठीक है। इस संशोधन में अनुच्छेद 164 में एक नया खंड 1A जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। यानी वही विधानसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या है उसके सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आया है, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है हमने। मान लीजिए कि राज्य की मैं विधानसभा के जो 200 सदस्य हैं, विधानसभा के टोटल सदस्य 200 हैं, तो उस राज्य में जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी ना मुख्यमंत्री के साथ, वो संख्या 30 हो सकती है, क्योंकि आपका मतलब जितनी भी संख्या उसका 15% निकाल देना। तो 200 का जो 15% क्या निकलेगा, 215 का % जो निकलेगा वो उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है। यानी हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर होगा, हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई पश्चिमी भाग में है। यह सिंधु घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक लगभग 2400 किलोमीटर तक विस्तृत है, यानी 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
पश्चिमी भाग में है, ठीक है, सिंधु घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झूम कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी झूम कृषि का संबंध कहाँ से है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा झूम कृषि, जिसे हम स्थानांतरी कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। मुख्यतः भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। यह एक पारंपरिक कृषि तकनीक है जिसमें वनस्पति को काटकर जलाया जाता है और फिर उस भूमि पर खेती की जाती है। तो देखिए झूम कृषि में क्या किया जाता है ये भी आपको पता चल गया। इसमें वनस्पतियों को काटकर जलाया जाता है और फिर उस भूमि पर खेती की जाती है, ठीक है। तो झूम कृषि आपको पता चल गया होगा। देखिए झूम कृषि जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो आपको झूम कृषि क्या है ये सब याद रखना चाहिए, और कहाँ कहाँ पर ये झूम कृषि वाली खेती की जाती है वो आपको याद रखना चाहिए। और राज्यों में से किस नाम से जानते हैं, चलो ये भी जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो है झूम कृषि को वेवर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वेवर के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में झूम कृषि को। वहीं आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश में जो है इसे पौडू के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में हम लोग झूम कृषि को पौडू कहते हैं, ठीक है। वहीं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे देख लेते हैं। उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा में इसे पामाडाबी या कोमान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति, यानी किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश बनाते हैं। देखिए आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी विधायी शक्तियाँ होती हैं, उनमें से एक होती है हमारी अध्यादेश बनाने वाली, ठीक है। तो आर्टिकल जो है 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश बनाने की शक्ति रखता है। बहुत सारी विधायी शक्तियों में से उसमें से एक है ये अध्यादेश बनाने वाली शक्ति, ठीक है। आर्टिकल 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लैंड का पूर्ण रूप क्या है, यानी लैंड का पूरा नाम क्या है। तो आपको पता है लैंड का जो पूरा नाम है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं हम बात कर लेते हैं मैन की, तो मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वहीं बात कर लें हम लोग वैन की, तो वैन को बोलते हैं हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए, यानी डीएनए मीन्स आपको पता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी फुल फॉर्म है। डीएनए डेस्ट्रॉयड बाय विच यूवी रेज, यानी डीएनए जो है कौन सी यूवी रेज, यानी यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज। डीएनए जो है किस यूवी रेज के द्वारा डेस्ट्रॉयड किया जाता है, यानी डेस्ट्रॉयड हो जाता है, ठीक है। तो डीएनए इज प्राइमरली डैमेज्ड बाय यूवी सी रेज, यानी डीएनए जो है कौन सी अल्ट्रावायलेट की सी रेज के द्वारा सी रेज के द्वारा डैमेज होता है। कौन सी रेज के द्वारा, सी रेज के द्वारा डैमेज होता है, अल्ट्रावायलेट सी रेज के द्वारा। अगर उसकी वेवलेंथ की बात कर लें तो वो 100 से लेकर 280 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो बीसीसीआई अवार्ड से रिलेटेड था, बीसीसीआई अवार्ड से लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि कुछ पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। अगर बात की जाए हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई में, ओडीआई में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली कौन थी, तो वो दीप्ति शर्मा थी। वुमेन की बात की जाए और हाईएस्ट रन गेटर, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली कौन थी, तो वो थी हमारी स्मृति मंधाना। कौन थी, स्मृति मंधाना थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्या पॉइंट्स हमें पढ़ने को मिलेंगे अब। तो अब हमारे जो नेक्स्ट देखिए हाईएस्ट, आप लोग याद रखना ओडीआई में हाईएस्ट रन गेटर, रन बनाने वाली जो है वो स्मृति मंधाना, और विकेट टेकर जो है वो है दीप्ति शर्मा। कौन है, दीप्ति शर्मा। और वहीं बात कर लेते हैं बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर की बात करें तो भी आप सभी को पता होगा वुमेन में वो स्मृति मंधाना ही है। कौन है, स्मृति मंधाना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट था हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसको मिला है, तो आपको पता है देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर को मिला है। और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन में जो है वो जसप्रीत बुमराह को मिला है। जसप्रीत बुमराह जो है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड मिला है, क्रिकेटर है वो जसप्रीत बुमराह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिक्सचर एंड कंपाउंड से रिलेटेड। तो आपको सभी को पता है मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। मिक्सचर्स जो है फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, फिजिकल कॉम्बिनेशन करके किसी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का हम लोगों को मिक्सचर मिलता है। और इसको कैन बी सेपरेट इजीली, इसको इजीली हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर। अगर वहीं बात कर लें हम लोग कंपाउंड की, तो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए मिक्सचर जो फिजिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, और वहीं बात करें अगर कंपाउंड्स की तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। और इनको हम फिजिकली यानी किसी भी प्रोसेस से इनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर ऑफ कॉन्केव लेंस, यानी आपको कॉन्केव लेंस की पावर निकालने का फॉर्मूला पूछा है तो वो है P बराबर, इसको देखिए आप P बराबर 1/f भी लिख सकते हो, लेकिन f आपका यहाँ पे कब होना चाहिए, f जो है आपका मीटर में होना चाहिए, तब इसे आप 1/f लिख सकते हो। अगर आपका f सेंटीमीटर में तो आपको ऊपर 1 को क्या बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट दिया है, फॉर अ कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, यानी कि कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस के लिए जो है आपकी फोकस दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, माइनस में यानी ऋणात्मक होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए उसकी क्षमता भी क्या आती है, पावर क्या आती है, वो भी नेगेटिव में ही आती है, ठीक है। चलते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इमेज डिस्टेंस v,
यानी नॉर्मली आपसे फॉर्मूला पूछा है इमेज डिस्टेंस का, तो वो फॉर्मूला है आपको पता है 1/f बराबर 1/v, लेंस फॉर्मूला है ये, -1/u। क्या है? -1/u ये। और यहाँ पे आपकी f आपको पता है फोकल लेंथ है, v जो है वो इमेज डिस्टेंस है आपका, और वहीं बात कर ले हम लोग